हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस बाय शुभा। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। सो गाइस, चलिए हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास शुरू करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम अपनी क्लास में एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है। हमारा कल टॉपिक ख़त्म हो गया था, हम अपने संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ रहे थे। तो कल हमारा जो ये टॉपिक था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज हम उस टॉपिक से जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी इम्पोर्टेंट है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए हम अपना आज का पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आपका पहला ऑप्शन है 1700 ईस्वी में, दूसरा है 1800 ईस्वी में, तीसरा है 1600 ईस्वी में, चौथा है या फिर 1608 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, भारत में कंपनी का शासन निम्न में से कब तक रहा? तो कंपनी का शासन कब से कब तक रहा था, हम अपनी क्लास में पढ़ चुके थे, मैंने बहुत बार आपको रिवाइज किया है। पहला ऑप्शन है 1774 से 1858, दूसरा है 1773 से 1858, तीसरा ऑप्शन है आपका 1770 से 1857 और चौथा है आपका 1773 से 1860। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा? सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1773 से 1858 तक किसका शासन रहा था भारत के ऊपर? कंपनी का शासन रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पर ताज का शासन कब से कब तक रहा? तो भारत के ऊपर ताज का शासन कब से कब तक रहा था? आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर एक है आपका 1857 से 1947, 1858 से 1947, 1820 से 1946, 1853 से 1947। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी, जिसको हम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, तो उसके बाद क्या हो गया था? ताज ने कंपनी से बोला कि अब तुमसे नहीं संभलेगा, अब ये जो भी सारी बागडोर है वो हमें हैंड ओवर कर दो। तो कब से कब तक रहा था? 1858 से 1947 तक, जब तक हमारे देश को आज़ादी मिली थी। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस अधिनियम के तहत कोलकाता में 1874 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो कौन से अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता के अंदर उच्चतम न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शन है 1781 का संशोधन अधिनियम, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब 1774 में स्थापना हुई है तो अधिनियम या तो 1774 में आया होगा या उससे पहले आया होगा, उससे बाद में तो आया ही नहीं होगा। तो आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपके गलत है। आपका सही ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए अब अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो क्या है कि बंदोबस्त कानून, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, को और किस नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जो बंदोबस्त कानून है, इसको हम और किस नाम से भी जानते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका 1781 का संशोधन अधिनियम, बी है 1833 का चार्टर अधिनियम, सी है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, बी है 1786 का अधिनियम। तो इसका सही आंसर क्या है? इस ऑप्शन का सही आंसर क्या है? 1781 का संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर ए। तो जो 1781 का संशोधन अधिनियम है, इसको हम क्या किस नाम से और जानते हैं? बंदोबस्त कानून के नाम से जानते हैं, या फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया है ऑप्शन नंबर 6 में, कि किस अधिनियम के तहत यह कहा गया कि प्रांतीय न्यायालय की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल में के यहाँ होगी, न कि सर्वोच्च न्यायालय में? कौन सा अधिनियम था, कौन सा कानून था, कौन सा एक्ट था जिसमें ये कहा गया था कि अब से जो भी प्रांतीय न्यायालय हैं, जितने भी प्रांतीय न्यायालय हैं,
वो अपनी अपील कहाँ करेंगे? गवर्नर जनरल की काउंसिल में करेंगे, ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। पहले वो अपनी अपील कहाँ करते थे? सर्वोच्च न्यायालय में करते थे, लेकिन वो खत्म करके कहाँ कर दी गई थी? गवर्नर जनरल की काउंसिल में। तो कौन सा अधिनियम आया था? किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो आपके 4 ऑप्शन है। ए है आपका 1781 का संशोधन अधिनियम, बी है 1777 का रेगुलेटिंग एक्ट, सी 1853 का चार्टर अधिनियम, या फिर डी 1793 का चार्टर कानून। तो राइट ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए 1781 का संशोधन अधिनियम। इज दैट क्लियर? चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कहता है कि कॉर्नवालिस को जब बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, किस अधिनियम के तहत उनकी 2 शर्तों को जोड़ा गया? तो क्या हुआ था कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया था? कॉर्नवालिस को नियुक्त किया गया था। तो जब उन्होंने अपनी 2 शर्तें रखी थी, तो फिर उनकी जो शर्तें थी उनको एक अधिनियम के तहत जोड़ लिया गया था, नियम बना दिया गया था। तो वो कौन सा अधिनियम था? तो 4 ऑप्शन है आपके। पहला ऑप्शन है 1793 का चार्टर कानून, दूसरा है आपका 1786 का अधिनियम, तीसरा है आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम, चौथा है 1833 का चार्टर कानून। तो आपका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था? जो उनकी कॉर्नवालिस की जो 2 शर्तें थी उनको इंक्लूड कर लिया गया था। चलिए अब अपना अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें क्या है? किस कानून के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान करना जारी किया गया? क्या हुआ था कि जो कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी सदस्य थे और उनके कर्मचारी थे, तो उनको पहले कहाँ से सैलरी मिलती थी? उनको ब्रिटेन की गवर्नमेंट से ही सैलरी मिलती थी। लेकिन एक अधिनियम आया जिसके तहत क्या डिक्लेयर हो गया कि अब से उनको सैलरी कहाँ से मिलेगी? भारतीय राजस्व से सैलरी मिलेगी। तो वो एक अधिनियम, एक एक्ट बन के आया था। तो वो कौन से एक्ट के तहत हुआ था? चलिए 4 ऑप्शन देखते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन नंबर बी है 1786 का अधिनियम, सी है 1813 का चार्टर कानून, डी है 1793 का चार्टर कानून। तो हमारा सही आंसर क्या है? सही आंसर है हमारा 1793 का चार्टर कानून। 1793 के चार्टर कानून के तहत क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अब जो कर्मचारी हैं उनको कहाँ से सैलरी दी जाएगी? भारतीय राजस्व से सैलरी दी जाएगी। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? 9 में है कि किस कानून के तहत भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया था? पहले क्या था कि भारत के साथ सिर्फ कौन व्यापार कर सकता है? ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर रही थी। ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने बस ईस्ट इंडिया कंपनी को ही परमिशन दी थी। लेकिन एक अधिनियम आया, उसके तहत क्या हुआ कि ब्रिटिश का कोई भी व्यापारी भारत के साथ व्यापार कर सकता है। तो वो कौन सा अधिनियम था? आपके 4 ऑप्शन है। ए है आपका 1813 का चार्टर कानून, बी है 1793 का चार्टर कानून, सी है 1919 का भारत शासन अधिनियम, डी है 1853 का चार्टर कानून। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर ए सही है, 1813 का चार्टर कानून। इज दैट क्लियर? चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि किस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया? एक कानून आया था, एक एक्ट बन के आया था कि उस एक्ट में क्या था कि ब्रिटिश सरकार को भारत की कंपनियों के कार्यों और इसके प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। मतलब इस कानून के तहत क्या हुआ कि पूर्ण जो कंपनी के जितने भी काम हैं, जितने भी कार्य हैं और इसका जो प्रशासन है उसका पूर्ण नियंत्रण किसके पास चला गया? ब्रिटिश सरकार के पास चला गया। तो 4 ऑप्शन कौन से हैं आपके? ऑप्शन नंबर ए है आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1800
1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1781 का संशोधन अधिनियम, या फिर 1793 का चार्टर कानून। तो सही आंसर क्या है आपका? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आपका सही आंसर है। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता 1833 का चार्टर अधिनियम से संबंधित नहीं है। मतलब 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें विशेषताएं दी गई थी। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको ये पहचानना है कि कौन सी विशेषता 1833 के चार्टर अधिनियम से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो ये विशेषता क्या थी? ये 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें थी। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। मतलब कि ये विशेषता जो अधिनियम था 1833 का चार्टर अधिनियम उसमें थी, उसकी ये विशेषता है। इसमें पूछा है कि कौन सी विशेषता नहीं है। अब दूसरा बी में क्या आता है? इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका की असीमित अधिकार प्रदान कर दिए। तो ये भी क्या था? 1833 के चार्टर अधिनियम में ये भी बात लिखी हुई थी कि जो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनसे उनकी शक्तियों को छीन लिया गया था। वो किसके अधीन हो गई थी? सारी शक्तियाँ गवर्नर जनरल के अधीन हो गई थी। सारी सब कुछ शक्तियाँ किसको दे दी गई थी? गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। तो ये बात भी ठीक है। ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसमें है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? एक व्यापारी निकाय थी, व्यापार करने की तो आई थी, तो उसकी जो गतिविधियां थी वो उनको ख़त्म कर दिया गया था, उनको समाप्त कर दिया गया था। तो ये ऑप्शन भी सही है बिल्कुल। ये भी 1833 के चार्टर कानून में क्या थी? इंक्लूड थी। ये भी उसकी एक विशेषता है। अब ऑप्शन नंबर डी के बारे में जानते हैं। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक को पृथक पृथक कर दिया। मतलब कि जो कंपनी के राजनीतिक कार्य थे और वाणिज्यिक कार्य थे, व्यापार से और पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो जो चीज़ें थी उनको अलग अलग कर दिया था। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि ये कौन से अधिनियम में था? ये था 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था ना, ये उसके अंदर थी ये बात, ये उसकी विशेषता की थी, ना कि 1833 के चार्टर अधिनियम की विशेषता थी, उससे संबंधित थी। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें क्या है? सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगी व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम के तहत हुआ? मतलब कि जो सिविल सेवाओं वाली जो भर्ती थी उनको क्या हुआ था उस भर्ती में कि खुली प्रतियोगिता का आरंभ हुआ गया था कि अब भारतीय भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। तो किस अधिनियम के तहत हुआ था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी है 1853 का चार्टर अधिनियम, सी है 1793 का चार्टर अधिनियम, या फिर डी 1813 का चार्टर अधिनियम। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपका? आपका ठीक है ऑप्शन नंबर बी 1853 का चार्टर अधिनियम। तो इस अधिनियम के तहत क्या गया था? जो सिविल सेवा की परीक्षाएं थी वो सबके लिए खोल दी गई थी। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि किस अधिनियम के अनुसार, क्या पूछ रहा है इसमें? किस अधिनियम के अनुसार भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया तथा नियंत्रण बोर्ड और निरक्षक कोर्ट समाप्त कर भारत में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दी थी। तो कौन सा अधिनियम था कि जिसमें क्या हुआ था कि भारत का जो शासन था वो सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया था, और जो नियंत्रण बोर्ड और निर्देशक कोर्ट थे उनको समाप्त कर दिया गया था। और इसी तरह क्या हुआ था? भारत से द्वैत शासन प्रणाली खत्म हुई थी, सीधा सीधा कंपनी का शासन, उसका सॉरी क्राउन का शासन हो गया था।
तो आपके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है आपका? पहला ऑप्शन है आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम। दूसरा ऑप्शन है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तीसरा है 1858 का भारत सरकार अधिनियम, या फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो आपका सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसके तहत शासन किसके हाथ में चला गया था? ताज के हाथ में, क्राउन के हाथ में चला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या कह रखा है? इसमें है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषद का गठन हुआ या किया गया? तो किस अधिनियम के तहत हुआ था विधान परिषद का गठन इन तीनों प्रांतों में? पहला ऑप्शन है आपका 1892 का भारत परिषद अधिनियम। दूसरा है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तीसरा है 1793 का चार्टर कानून। चौथा है 1909 का चार्टर कानून। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था? इन 3 स्टेट्स में क्या स्थापित किया गया था? विधान परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इसमें क्या कह रहा है? इसमें है निम्न में से किस अधिनियम द्वारा विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया? तो कौन सा ऐसा कानून था जिसकी जो विधान परिषद थी उसके कार्य में बढ़ोतरी की गई और बजट पर बहस कर सकते हैं, बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्न जो है उनको उत्तर देने का अधिकार था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है आपका भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1773, भारत परिषद अधिनियम 1861 या फिर भारत परिषद अधिनियम 1862। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, भारत परिषद अधिनियम 1892, 1892। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्न में से किस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसको हम किस और नाम से जानते हैं? मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मॉर्ले और मिंटो ने इसमें कुछ सुधार किया था, कुछ संशोधन किया था। तो आपके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका भारत परिषद अधिनियम 1909। दूसरा है भारत परिषद अधिनियम 1892। तीसरा है भारत परिषद अधिनियम 1861। चौथा है भारत परिषद अधिनियम 1865। तो आपका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 17 में पूछता है कि निम्न में से निम्न में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड इन दोनों ने किस अधिनियम में संशोधन किया था, किस अधिनियम में सुधार किया था? तो उसको और किस नाम से जानते हैं उस अधिनियम को? तो ऑप्शन है आपके भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1892 या फिर भारत शासन अधिनियम 1861। तो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि किस अधिनियम के तहत 10% जनसंख्या को मत का अधिकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? पहले क्या था? पहले मतदान कौन डाल कर दे सकता था? जो जिसके पास प्रॉपर्टी हो, जो जमींदार हो या फिर जो पढ़ा लिखा हो, वो ही क्या कर सकता था? वोट दे सकता था। लेकिन एक अधिनियम आया जिसके तहत क्या हुआ कि 10% लोग, जो 10% जनसंख्या है वो क्या कर सकती है? वो वोट डाल सकती है। और साथ ही साथ रिजर्व बैंक की स्थापना भी हुई थी इसी अधिनियम के तहत। अलग अलग 2 क्वेश्चन बनते हैं लेकिन मैंने एक में ही इंक्लूड कर दिया। तो वो कौन सा अधिनियम आया था?
चार ऑप्शन है आपके। ऑप्शन नंबर 1 है आपका भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1919, तीसरा है भारत शासन अधिनियम 1909, चौथा है भारत शासन अधिनियम 1892। तो सही आंसर क्या है आपका? भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या हुआ था कि 10% लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं? वोट डाल सकते हैं, उनको वोट डालने का अधिकार है। और इसी अधिनियम के तहत क्या हुआ था? इंडिया के अंदर आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता भारत शासन अधिनियम 1935 की नहीं है? मतलब 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसकी कुछ विशेषताएं थी। अब हमें बताना है कि उस कौन सी विशेषता इसकी नहीं है। पहला ऑप्शन है 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची एवं और संवती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया। ये बिल्कुल सही बात है, शक्तियों का बंटवारा किया गया था। कौन से? इसी अधिनियम के तहत, 1935 अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर बी क्या है? ऑप्शन नंबर बी है इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। ये भी बात बिल्कुल सही है, किया था। तो ऑप्शन नंबर सी है किसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया। तो इसने क्या किया था कि भारत शासन अधिनियम जो 1858 आया था उसके द्वारा जो स्थापित भारत परिषद अधिनियम था ना उसको समाप्त कर दिया था। किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो इसमें क्या है? इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी सही हैं। ये क्लास उनको समझ आएगी जिसने पहले की सारी क्लास खूब अच्छे से ली हुई है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बहुत ही डीप बनाए हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं जो भी इस टॉपिक से आएगा। ठीक है, चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है किस अधिनियम के तहत शाही उपाधि भारत का सम्राट समाप्त कर दिया? तो एक अधिनियम आया था जिसके तहत क्या हुआ था कि जो शाही उपाधि थी भारत का सम्राट, इस उपाधि को समाप्त कर दिया गया था। चार ऑप्शन है आपके। पहला ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909 या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब आया था तो उसके तहत क्या हुआ था, क्योंकि भारत पे से तो अब ब्रिटिशर्स की हुकूमत ख़त्म हो गई थी, तो ये जो उपाधि थी ना भारत का सम्राट, इसको समाप्त कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आप हमारा स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग किसको दिया गया? जब भारत स्वतंत्र हो गया था तो उसमें शिक्षा विभाग किसको दिया गया? तो आपके चार ऑप्शन है, जो मंत्रिमंडल बनी थी उसमें किसको दिया गया? चार ऑप्शन है आपका। पहला ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सेकंड है जॉन मथाई, थर्ड है जगजीवन राम और फोर्थ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे उनको कौन सा विभाग दिया गया था? उनको शिक्षा विभाग दिया गया था। इस टॉपिक से मैंने बस 4 से 5 ही क्वेश्चन बनाए हैं, क्योंकि जो मैंने कल की क्लास कराई थी ना उसमें सारा कुछ है। आप 2-3 बार उस क्लास को लोगे तो आपके माइंड में सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृत कौर को निम्न में से कौन सा विभाग मिला? जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो पहली जो मंत्रिमंडल बनी थी, जो मंत्री परिषद थी, उसमें जो राजकुमारी अमृत कौर थी पंजाब की, तो उनको कौन सा विभाग मिला था? आपके ऑप्शन है रक्षा, स्वास्थ्य, विधि या फिर संचार।
तो उनको कौन सा विभाग दिया गया था? उनको दिया गया था स्वास्थ्य विभाग। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है? इसमें क्या कहता है कि स्वतंत्र, ये मिसप्रिंट हो गया है, मैं इसको ठीक कर दे रही हूँ। ये है स्वतंत्र, स्वतंत्र। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में वाणिज्य विभाग किसको दिया गया था? तो वाणिज्य विभाग किसको दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए है आपका, क्या है ऑप्शन नंबर ए? जगजीवन राम को दिया गया था, या फिर सरदार बलदेव सिंह को दिया गया था, या CH भाभा को दिया गया था, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। तो वाणिज्य विभाग किसको दिया गया था? आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। CH भाभा को क्या दिया गया था? वाणिज्य विभाग दिया गया था। चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें क्या है? इसमें है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कार्य, खान एवं ऊर्जा विभाग किसको दिया गया था? जब भारत का जो पहला मंत्रिमंडल था स्वतंत्र भारत का, तो उसमें कार्य, खान और विभाग, कार्य, खान और ऊर्जा विभाग किसको दिया गया? आपके चार ऑप्शन है। रफ़ी अहमद किदवई को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी है RK षणमुगम शेट्टी को दिया गया। अरहर विष्णु, ये अरहर नहीं है, ये नरहर है, ये मिसप्रिंट हो गया है। नरहर विष्णु गॉडगिल। तो और चौथे हैं आपके डॉक्टर जॉन मथाई। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नरहर विष्णु गॉडगिल को दिया गया था। ठीक है, चलिए अब आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार विभाग किसको दिया गया? तो संचार विभाग किसको दिया गया था? संचार से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो किसको दिया गया था? आपका चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रफ़ी अहमद किदवई को, दूसरा जवाहरलाल नेहरू को दिया गया, तीसरा BR अम्बेडकर को, या फिर चौथा डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए है रफ़ी अहमद किदवई को। ठीक है, रफ़ी अहमद किदवई को कौन सा विभाग दिया गया था? संचार विभाग दिया गया था। इसी के साथ आपकी क्लास यहाँ कंप्लीट होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। ठीक है, कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, संविधान का निर्माण। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।